हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आप सबके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूं दोस्तों। एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 21 जनवरी 2022 का यह पेपर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक देखिए और शेयर करिए। प्लीज चैनल को रिकॉन स्टडी अकेडमी परिवार को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारे देश में किस एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपीकोआ, क्या दोस्तों, टैपीकोआ, टैपीओका सॉरी, टैपीओका, क्या दोस्तों, टैपीओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करते हैं। तो यह किस स्टेट के लोग होते हैं दोस्तों? तो मैं आप सबको बता दूं, यह अधिकांश कहाँ के होते हैं दोस्तों? केरल के होते हैं। कहाँ के होते हैं? यह केरल के होते हैं। ठीक है, तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल हो जाएगा। मैं आप सबको बता दूं एक चीज, केरल में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में दोस्तों टैपीओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, तो केरल में क्या क्या उगाया जाता है दोस्तों? टैपीओका। ठीक है दोस्तों, टैपीओका और नारियल। ठीक है दोस्तों, और क्या? नारियल। गोवा में क्या होता है दोस्तों? गोवा में चावल, चावल और नारियल। ठीक है, गोवा में भी चावल और नारियल होता है दोस्तों। असम में क्या होता है दोस्तों? चावल और चाय। चावल और चाय कहाँ होता है? असम में होता है। और आंध्र प्रदेश में तंबाकू। आंध्र प्रदेश क्या, तो क्या क्या पाया जाता है? तंबाकू। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, क्योंकि जो एग्जाम 28 और 29 दिसंबर को हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसमें प्रीवियस ईयर बच्चों को बहुत ही लाभ पहुंचाया है। ठीक है, जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गए हैं उनको बहुत ही लाभ हुआ है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पक्षियों पक्षियों में उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी, क्या दोस्तों, नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उसमें केवल केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं। जो मादा पक्षी होती है उसमें से एक घोंसला चुनती है और उसी में अपना अंडा देती है। वह कौन सी पक्षी है दोस्तों? कलचिड़ी, शकरखोरा, दर्जन चिड़िया, आखिर बयां बीबर। तो वह कौन सी पक्षी है दोस्तों? बयां बीवर। कौन दोस्तों? बयां, यह हमारा आंसर हो जाएगा, बयां और वीवर। कौन सी पक्षी दोस्तों? बयां वीवर नामक पक्षी, जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं दोस्तों और उनमें मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुन के अपना अंडे देती है दोस्तों। ठीक है, और कलचिड़ी, जो ये पक्षी दोस्तों, कलचिड़ी, इसको हम लोग दोस्तों सन ब्राइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सन ब्राइड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? सन ब्राइड भी कहते हैं। यह दोस्तों किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है दोस्तों। यह कौन सा घोंसला बनाती है दोस्तों? किसी पेड़ पर या टहनी पे, डाली पे लटकता लटकता घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, लटकता घोंसला बनाती है। ठीक है दोस्तों, यह क्या बनाती है? लटकता घोंसला बनाती है दोस्तों। यह लटकता घोंसला बनाती है दोस्तों। इस घोंसले में आरामदायक वाले भी होते हैं और ये पत्थरों के बीच खाली जगहों में भी अपना घोंसला बना लेती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों शकरखोरा, जो शकरखोरा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसको सनब्राइट नहीं बोलते हैं दोस्तों, इसको इंडियन इंडियन रॉबिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंडियन इंडियन रॉबिन। इस पक्षी को दोस्तों इंग्लिश में इंडियन रॉबिन बोलते हैं, इसको सनब्राइट बोलते हैं। शकरखोरा क्या बोलते हैं? सनब्राइट। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में सनब्राइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह किसी छोटे पेड़ या झाली पर दोस्तों अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है और यह घोंसला दोस्तों बारीक घास, जो पतली पतली टहनियां होती हैं और सूखे पत्ते होते हैं या फिर रुई, पेड़, छाल के टुकड़े, कपड़ों से चिढ़ते हुए यह अपना घोंसला बनाती है दोस्तों। और इसके बाद कौन सी दोस्तों? दार्जिन चिड़िया। इसको टेलर ऑफ ब्राइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टेलर टेलर बर्ड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलर बर्ड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, यह अपनी नुकीली चोंच से दोस्तों पत्तों को सी लेती है। ठीक है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है दोस्तों। ठीक है, प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अपना घर, क्वेश्चन दोस्तों, अपना घर यक्स स्थिति में है। ठीक है, आपका सॉरी दोस्तों, आपका घर यक्स की स्थिति में है और आपके पिताजी वाई की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। तो इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर चलते हैं और वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी आपकी दिशा क्रमशः है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, जैसे आप लोग कैसे चलते हैं। एक आप लोग वर्ड पढ़ लें, आपका घर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे है, यक्स है। ठीक है, और आपके पिताजी की दुकान कहाँ है? वाई पे है दोस्तों। ठीक है, ये एक ये हो गया दूरी, ये यक्स हो गया,
सॉरी 1 मिनट, ये x हो गया दोस्तों और ये y हो गया, ठीक है, ये x ये y, ठीक है। तो आपका घर कहाँ है, x में स्थित है और आपके पिताजी की दुकान y पर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो y पर, तो यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, तो अतः आप पहले ठीक दक्षिण दिशा में 200 मीटर चलेंगे। कितना चलेंगे दोस्तों, दक्षिण दिशा में आप 200 मीटर चलेंगे, ठीक है। ये कितना दोस्तों, दक्षिण दिशा में 200 मीटर, ठीक है। आप ये 200 मीटर चल रहे हैं, इसके बाद फिर क्या कह रहा है, सीधे सक, अतः आप पहले ठीक दक्षिण दिशा में 200 मीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में, जब आप पूर्व में कितना चलेंगे दोस्तों, 150 मीटर चलेंगे, ठीक है। आप पूर्व में कितना चलेंगे, आप पूर्व में 150 मीटर चलेंगे, कितना चलेंगे, 150 मीटर चलेंगे। फिर इसके बाद आप 200 मीटर, ये दोस्तों यह पुल था, यह क्या था, एक पुल था, इस पुल को आपने पार कर लिया, ठीक है। फिर आप कितना चलेंगे, 200 मीटर, ठीक है। फिर आप 200 मीटर चलेंगे और आप अपने पिताजी के पास पहुंच जाएंगे, तो इसकी दूरी क्या होगी, यही ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक, और ये वेस्ट है आपका, ये आपका हो गया दोस्तों, ठीक है। फिर यक्स बिंदु पर घर एवं वाई बिंदु पर दुकान है, ठीक है। तो यक्स से पी तक दोस्तों 200 मीटर आप दक्षिण में जाते हैं, वहां से 150 मीटर आप लंबा जाते हैं दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 150 मीटर पूर्व में होगा ना दोस्तों, 150 मीटर कहाँ पे होगा, तो ये फिर जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये आप फिर पश्चिम में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक पश्चिम, ठीक है, ठीक पश्चिम में आ रहे हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 मीटर ठीक पश्चिम, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 150 मीटर ठीक पश्चिम में, क्योंकि जब आप यहाँ से चले ये दूरी तय किए हैं, तो ये भी तो दूरी यही होगी, तो ये वेस्ट, कहाँ पे आगे, वेस्ट में पश्चिम, तो 150 मीटर आप वेस्ट में आ गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया, तो यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए तो पीड़ित है, तो किससे पीड़ित है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। डॉक्टर ने अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया है दोस्तों, तो यह व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित है, किससे, अनीमिया से, किससे पीड़ित दोस्तों, अनीमिया से, अनीमिया से पीड़ित है, किससे पीड़ित है दोस्तों, अनीमिया से, ठीक है। आंवला है और सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और गुड़ खाने का सुझाव दिया, तो अब व्यक्ति किससे है दोस्तों, अनीमिया से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनीमिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार रक्त नहीं पाया जाता, इसमें क्या होता है दोस्तों, आवश्यकता जितनी होती है, आवश्यकता अनुसार इसमें दोस्तों ब्लड नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया, तो ब्लड नहीं पाया जाता, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, जिससे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता, ठीक है दोस्तों। जो ऑक्सीजन है इसमें पर्याप्त भी, जब आपकी बॉडी में, जिसको अनीमिया जो रोगी है, जब पर्याप्त ब्लड नहीं बनेगा तो पर्याप्त ऑक्सीजन कहां से पहुंचेगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रांस, क्या दोस्तों, ब्रांस और कांस, ठीक, एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है, तो क्या होगा दोस्तों, तो ब्रांज और कांस एक मिश्र धातु है दोस्तों, जिसके प्रमुख संगठन कापर होता है, क्या होगा दोस्तों, कापर होता है, कापर होगा, तांबा होगा, ठीक है, कापर, तांबा और टीन, ठीक है, कापर, तांबा और टीन है दोस्तों। इसका प्रयोग आदिकाल में होता था, इसका प्रयोग कब होता दोस्तों, इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों आदिकाल में, इसका प्रयोग जो होता था, यह कब होता था, आदिकाल में, ठीक है। इसका प्रयोग आदिकाल में होता था दोस्तों, आदिकाल में होता था, ठीक है। इसका प्रयोग आदिकाल में होता था दोस्तों, और बर्तन के अलावा इनका प्रयोग मूर्तियां बनाने में भी किया जाता था दोस्तों, इनका प्रयोग दोस्तों बर्तन के अलावा मूर्तियां, क्या दोस्तों, मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में किया जाता था, ठीक है। तो मूर्तियां भी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता था, तो कापर, तांबा और टीन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना, क्या दोस्तों, पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना साल की विशेषता निम्न है, ठीक है दोस्तों। तो पश्मीना साल, यहाँ दोस्तों पश्मीना क्या है, पश्मीना, पश्मीना एक क्या है दोस्तों, साल है, ठीक है, पश्मीना एक साल है, ठीक है। तो एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है दोस्तों, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है दोस्तों, यस, एक पश्मीना साल में दोस्तों 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है दोस्तों। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है दोस्तों, यस। कोमल पश्मीना जो होता है दोस्तों पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पे रहती हैं दोस्तों। जब वहाँ के जानवर होते हैं दोस्तों, जो वहाँ की बकरियां होती हैं, जब ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो उनके ऊपर एक छोटे छोटे, उनको मतलब गर्मी देने के लिए उनके बॉडी पे एक पश्मीना कॉटन के रूप में उग आता है उनके ऊपर,
ठीक है दोस्तों। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है दोस्तों, ये सही है। तो अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है दोस्तों। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है दोस्तों। नहीं, यह हमारा आंसर गलत है दोस्तों। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों से बुनाई की जाती है दोस्तों, नहीं, यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल डी होगा। दोस्तों ए और बी और सी ऑप्शन हमारा 4 होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी और सी। ठीक है, एक पश्मीना शाल दोस्तों 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। इसको आप लोग प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों से एक खास नस्ल में एकत्रित की जाती है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है दोस्तों। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भुज में गुजरात में भूकंप आया था? किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो किस वर्ष में आया था दोस्तों? 2001 में आया था। ठीक, कब आया था दोस्तों? 2001 में आया था दोस्तों। और कहाँ पे आया था दोस्तों? भुज में आया था। किसमें आया था? भुज में आया था दोस्तों। तो भूकंप आया था, इसमें कम से कम 1000 लोगों को मृत्यु हुई थी दोस्तों। साधारण भाषा में दोस्तों भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन होती है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना थी दोस्तों जो भूकंपीय घटनाओं को मापन और भूकंपीय तीव्रता के आधार पर किया जाता है दोस्तों। इसे मापने के अनुसार दोस्तों इसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0 से 10 तक होती है। और आघात की तीव्रता गहनता या फिर इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्क कैली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? मर्क कैली के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण से पूर्व, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर में, उत्तर पश्चिम। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, हमारे देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला उत्तर में, कहाँ पे दोस्तों? हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर में। कहाँ पे है? उत्तर में है दोस्तों। ठीक है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः दक्षिण में स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण में। दक्षिण में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर से उत्तर और दक्षिण। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में, क्योंकि यही बीच में हमारा दोस्तों दिल्ली पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वो गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशाएं होगी। मैं आप सबको बता दूं, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अपने पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करने के लिए वो दक्षिण से पूर्व, कहाँ दोस्तों? दक्षिण से पूर्व की हो जाएगा। कहाँ पे? दक्षिण से पूर्व। दक्षिण से पूर्व एवं वहां से गांधीनगर, वह कहाँ जाएगा दोस्तों? दक्षिण से पूर्व जाएगा। और वहां से गांधीनगर गुजरात जाने के लिए क्रमशः पश्चिम जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा दोस्तों? पश्चिम। पश्चिम जाना होगा। तो हमारा दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण से पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण से पूर्व होगा तो दक्षिण पूर्व, इसके पश्चात पश्चिम की ओर दोस्तों नहीं। दक्षिण पश्चिम, इसके पश्चात पूर्व की ओर दोस्तों नहीं। दक्षिण दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर 10। यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण और इसके पश्चात दोस्तों पश्चिम की ओर। जब दक्षिण से चलेगा तो पश्चिम में ही आप जाएंगे, या गांधीनगर गुजरात की बात है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे दोस्तों? गांधीनगर गुजरात। ठीक है दोस्तों, गांधीनगर गुजरात। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ की लगती है दोस्तों? कर्नाटक की। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य की जो सीमा दोस्तों वो अरब सागर से लगती है। कहाँ से लगती है दोस्तों? कर्नाटक राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है। ठीक है, अरब सागर से लगती है। कहाँ से लगती है दोस्तों? अरब सागर से लगती है दोस्तों। ठीक है, और भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सीमा प्रमुख तट अरब सागर से लगती है दोस्तों, जैसे गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कौन कौन से दोस्तों? गुजरात हो गया, एक आपका गुजरात हो गया, गुजरात, दमन और दीव, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा और कर्नाटक और केरल। ये सब राज्य जो है दोस्तों अरब सागर से लगती हैं। गुजरात हो गया, दमन दीप हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये सब राज्य जो है अरब सागर से लगती हैं। ठीक है, इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव, क्या कहते हैं दोस्तों? चिराव कहते हैं, कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है? असम, मिजोरम, उड़ीसा, झारखंड। तो दोस्तों चिराव कहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता है दोस्तों? मिजोरम के। कहाँ के लोगों द्वारा दोस्तों? मिजोरम के। तो मैं आपको बता दूं, मिजोरम के लोगों द्वारा चिराव नृत्य किया जाता है। मिजोरम में सफल पकने दोस्तों, सफल या फसल पकने, ठीक है, फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, फसल पकने पर गांव में
सबसे सबसे बड़ा त्योहार मनाया मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसे चिराव नाच कहते हैं। इस नाच में जमीन और बांस की डांडी लेकर दो अलग अलग जोड़ी आमने सामने बैठती है दोस्तों, और ढोल की ताल पर डांडियों की जमीन पर पीटते हैं, और डांडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते रहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता और पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, जो पुडुचेरी जो बिंदु बी पर है, तक खींचे, तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी। तो बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी की दिशा होगी दोस्तों। तो मैं आप सबको बता दूं, सरल रेखा क्या दोस्तों? ए बी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और बिंदु ए पर कोलकाता, बिंदु ए पर क्या है दोस्तों? कोलकाता है, ठीक है। बिंदु ए पर क्या है दोस्तों? कोलकाता है। बिंदु ए पर क्या है दोस्तों? कोलकाता है। और बिंदु बी पर क्या है दोस्तों? पुडुचेरी। क्या दोस्तों? पुडुचेरी है, ठीक है। तो क्या है? पुडुचेरी है। तो क्या होगा दोस्तों? कोलकाता और पुडुचेरी, ठीक है। और बिंदु ए के सापेक्ष बिंदु बी की दिशा उत्तर से पूर्व होगी। तो बिंदु ए के सापेक्ष और बिंदु बी की दिशा क्या क्या होगी दोस्तों? उत्तर से पूर्व होगी। क्या होगी दोस्तों? उत्तर से पूर्व होगी, ठीक, उत्तर से पूर्व होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब आंसर ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? उस महिला व्यायाम खिलाड़ी का नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वह वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। तो 130 केजी तक वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। कितने मेडल दोस्तों? 29 मेडल जीते। तो उस क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था दोस्तों कर्णम मलेश्वरी। कर्णम कर्णम मलेश्वरी, उनका नाम क्या था दोस्तों? कर्णम मलेश्वरी था दोस्तों, जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था दोस्तों। 130 केजी, कितना दोस्तों? 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल इन्होंने जीते थे दोस्तों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किसी पर्यटक को एर्नाकुलम टाउन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर को 2021 को 14:10 बजे बड़ोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है, तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या रही होगी? ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, जैसे आप एर्नाकुलम टाउन से कितना दोस्तों, जो ये है एर्नाकुलम 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 टाउन से दोस्तों इसकी दूरी कितनी है? 1896। कहां तक दोस्तों? बड़ोदरा तक। बड़ोदरा तक, ठीक है, बड़ोदरा तक, ठीक है। तो आप लोग कब चलते हैं? 10 नवंबर को। कब चले दोस्तों? 10 नवंबर को आप लोग वहां से चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, सारा क्वेश्चन में आप सबको अच्छे से आप लोग समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों ये, ठीक है। आप लोग कब चलते हैं दोस्तों? 10 नवंबर को, ठीक है। 10 नवंबर 2021 को आप लोग वहां से चलते हैं, और 12 नवंबर का दोस्तों, 12 नवंबर 2021 को आप लोग वहां पहुंचते हैं। कितने बजे आप लोग यात्रा को प्रारंभ करते हैं दोस्तों? 22:40, 22:40 बजे यहाँ से क्या दोस्तों प्रारंभ होती है, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ होती है और 14:10 आप लोग क्या कहाँ पहुंचते हैं दोस्तों? बड़ोदरा, ठीक है दोस्तों, पहुंचा, ठीक है। कहाँ पहुंचे? बड़ोदरा। तो पर्यटक द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय दोस्तों, कुल समय कितना हो जाएगा आप लोग को? 10 नवंबर के दिन यात्रा प्रारंभ और प्लस 11 नवंबर, ठीक है। 10 नवंबर प्लस 11 नवंबर और प्लस 12 नवंबर, ठीक है दोस्तों, प्लस 12 नवंबर, ठीक है, दिन यात्रा का समय रहा है दोस्तों। तो आप लोग सबको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 1:20 दोस्तों आप लोग वहां से चलते हैं 10 नवंबर को, ठीक है। प्लस 24 प्लस 14:10 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 39.30 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो 39/1/2 हावर्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? हावर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अब पर्यटक का औसत चाल अब क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत चाल, जो लोग घूमने गए हैं उनका औसत चाल क्या होगा दोस्तों? तो कुल दूरी, ये फार्मूला है दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1896 इंटू 2/79। तो जब इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। और जो चीजें ना समझ में आए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं सारा सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्या है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, वह कौन सा है दोस्तों? तो बता दोस्तों, काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, फिर तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन हमारा 2 है। ठीक है, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची, ये सब का क्या है दोस्तों? यह कहाँ पे उगाया जाता है दोस्तों? केरल में। कहाँ पे दोस्तों? केरल में उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची को समूह केरल में उगाया जाता है दोस्तों। केरल हमेशा समृद्ध और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है दोस्तों। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च और बेनीला इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक आदि जैसे मसाले उगाए जाते हैं दोस्तों। और भारतीय मसाला बोर्ड दोस्तों भारत सरकार को एक मसालों से संबंधित विनी नामक एवं निर्यात सर्वोदय एजेंसी है, इसका मुख्यालय केरल में भी स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईवीएस क्या दोस्तों? ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? तो वह किस ढंग से देखता है दोस्तों? समग्र रूप से। कैसे देखता है दोस्तों? समग्र रूप से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समग्र रूप से। तो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप से देखता है दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के निम्न उद्देश्य को दिए गए थे। कब दोस्तों? एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के उद्देश्य जो निम्न प्रकार के थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईबीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई जाती है। तो किस पे बनाई जाती है दोस्तों? यह थीम पर बनाई जाती है। किस पे बनाई जाती है दोस्तों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थीम पर हो जाएगा दोस्तों। तो ईबीएस के पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के सुझावों के आधार पर निम्न है दोस्तों, जिसमें विषय वस्तु आ जाता है और विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम में प्रस्तुत भी किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईपीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न, किसमें दोस्तों? निम्न और प्रत्येक और विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है दोस्तों। तो कौन करता है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 और ईबीएस की कक्षा को दोस्तों कक्षा 3 से 5 तक ऐसे विषय के रूप में देखती है जो विज्ञान, प्राकृतिक और भौतिक, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक, भौतिक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईवीएस की एक अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों? तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों? आप लोग बताइए। तो कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम दोस्तों, या फिर प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, या फिर प्रत्येक समुदाय और संस्कृति की जीवन शैली, या फिर कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक ईबीएस की अध्यापिका को अपनी ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। कौन कौन से? कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम, तो कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं भी दोस्तों, और प्रत्येक समुदाय और संस्कृति और जीवन शैली। ये हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी और सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर से ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो सबसे उपयुक्त क्या 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 हो सकता है दोस्तों? तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य अपने वातावरण को अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त मौके देना। विद्यार्थियों को क्या देना? पर्याप्त मौके देना दोस्तों। और प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में बच्चों को अनेक परिवेश में वास्तविक मूर्त स्थितियों से जोड़ने में मदद करने और उनके बारे में जागरूक करने के लिए दोस्तों, सहायता करने के लिए और मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अपने वातावरण अन्वेषण करने के लिए और विद्यार्थियों को पर्याप्त मौका देने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ईबीएस में पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? क्या दोस्तों? पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम, उप थीम, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, ईबीएस की पाठचर्या में परिवार एक मित्र थीम है। क्या दोस्तों? मित्र थीम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थीम हो जाएगा। ठीक है, और ईबीएस की पाठचर्या को बाल केंद्रित एवं एकत्रित करने के लिए आधुनिक 6 विषयों को सम्मिलित किया गया। 6 विषयों को इसमें दोस्तों 6 विषयों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सा? जैसे परिवार और मित्र। ठीक है दोस्तों, परिवार और मित्र को, और भोजन को, ठीक है दोस्तों, और आश्रय को, और पानी को, और यात्रा को। ठीक है, और चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि वह क्या हो दोस्तों? यदि विद्यार्थियों को स्थानीय अनुभव और विद्यालय के अनुभव से संबंधित हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? विचार विमर्श होना चाहिए। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विचार विमर्श हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस क्या दोस्तों, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सहपाठी और अधिगम उपलब्ध कराती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सहपाठी और अधिगम उपलब्ध कराती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस की अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है दोस्तों? यस, कौन करता है दोस्तों? कथन। कौन करता है दोस्तों? कथन। तो ईवीएस कक्षाओं में दोस्तों सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी और सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है। ठीक है, और उसमें सुधार दोस्तों, उसमें सुधार ईवीएस की कक्षा में सामूहिक गतिविधियों द्वारा अधिगम कराने के निम्नलिखित फायदे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सबसे उपयुक्त कौशल क्या है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। पहले दोस्तों तो फिर मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा ये नहीं होगा कथन, इसका ऑप्शन जो होगा वर्गीकरण होगा। क्या होगा दोस्तों? वर्गीकरण। ठीक है, ईवीएस की अधिगम प्रक्रिया कौशल की चिन्हित करता है, कौन करता है दोस्तों? वर्गीकरण करता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ईवीएस की शिक्षा और शिक्षकों द्वारा अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी स्तर पर दोस्तों, प्राइमरी स्तर पर 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, यह ऑप्शन नहीं होगा हमारा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, मेरे को कन्फ्यूजन हो गया था ट्यूशन को लेके। मैं आपको बता दूं, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मैं सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो होता है दोस्तों, वह शिक्षकों को और विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों और विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? व्याख्यान और विचार विमर्श के द्वारा नहीं, मुक्त वाद विवाद, व्याख्यान प्रदर्शन द्वारा नहीं, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। विचार विमर्श उपरांत और वाद विवाद के कारण, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस में बच्चों को सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? बच्चों के विचारों को अभिलेखों के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। यस, ठीक है, और प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन दोस्तों। यस, तो हम और कागज पेंसिल टेस्ट नहीं, उपलब्धि टेस्ट नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, केवल ए और बी, यह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? तो कौन है? पोर्टफोलियो है दोस्तों। यस, पोर्टफोलियो भी है, और दृष्टांत अभिलेख भी है दोस्तों। यस, मुद्रा मापक पैमाना भी है दोस्तों। यस, अवलोकन और रिकॉर्ड लिखना। यस, तो हाँ, हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों चारों हो जाएगा, ए, बी और सी, डी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज बता दूं, रचनात्मक आकलन एक प्रकार का आकलन है दोस्तों जो सीखने और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रगति की निगरानी करने के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाई और एक्स का। ठीक है, तो अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के चित्र बनाना। ठीक, तो वाक्यांश उपयुक्त वाक्यांश में यक्स और वाई को पहचाने। तो यक्स क्रिया है तथा वाई क्या है दोस्तों? संज्ञा है। यक्स क्रिया है तथा वाई क्या है? संज्ञा है। यस, ठीक है, और यक्स क्रिया परक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है दोस्तों। यस, और यक्स संज्ञानात्मक क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है दोस्तों। यस, ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बी और सी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों मैं सबको कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया में अवधान, स्मरण, चिंतन, अधिगम और मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित करके समस्या का समाधान करते हैं दोस्तों। यह एक उच्च स्तर का उपागम होता है। यह क्या होता है? एक उच्च स्तर का उपागम होता है दोस्तों। आज बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज जो चीजें आप लोग को न समझ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे में आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट का लाऊंगा और आप सबको करा दूंगा। ठीक है।